15 जनवरी 1947 लॉस एंजलिस। सुबह के लगभग 10 बजे एक जवान माँ अपनी 3 साल की बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी उसकी नज़र एक वेकेंट लॉट पर पड़ी। दूर से देखने पर लगा जैसे किसी ने एक टूटी हुई मैनिकिन रोड के किनारे फेंक दी हो, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और पास गई उसके पैर वहीं जम गए। वो कोई मैनिकिन नहीं थी, वो एक 22 साल की लड़की की लाश थी जिसकी कंडीशन इतनी खौफनाक थी कि उस वक्त के एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स भी उसे देखकर डिस्टर्ब हो गए। सबसे अजीब बात, क्राइम सीन पर खून की एक बूंद भी नहीं थी, मतलब मर्डर यहाँ नहीं हुआ था। किलर ने बॉडी को यहाँ लाकर ऑलमोस्ट किसी डिस्प्ले की तरह रख दिया था और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद न्यूज़पेपर को किलर की तरफ से लेटर्स और विक्टिम के पर्सनल बिलोंगिंग्स मिलने लगे। अमेरिका का सबसे इनफेमस अनसॉल्व्ड मर्डर केस जिसकी विक्टिम थी एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे लोगों ने एक और नाम से जाना, द ब्लैक डालिया। एलिजाबेथ शॉर्ट एक 22 साल की आम लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। उसका जन्म 29 जुलाई 1924 बॉस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, ये सब उसके साथ ही था। जैसे उस वक्त हजारों जवान लोग कर रहे थे, एलिजाबेथ भी हॉलीवुड आई, एक्टिंग में करियर बनाने का सपना लेकर। लेकिन हॉलीवुड मूवी जितना ग्लैमरस नहीं होता। दिन में ऑडिशंस, रात को सस्ते होटल्स या फ्रेंड्स के घर, कभी वेट्रेस का काम, कभी टेम्पररी जॉब्स। पैसे कभी इनफ नहीं होते थे, लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं हुए। दोस्तों के मुताबिक एलिजाबेथ हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, डार्क ड्रेसेस उसकी फेवरेट थी और उसकी इसी इमेज की वजह से न्यूज़पेपर्स ने बाद में उसे द ब्लैक डालिया नाम दे दिया। जनवरी 1947। एलिजाबेथ की लाइफ पहले ही काफ़ी अनस्टेबल चल रही थी। कोई परमानेंट घर नहीं था, स्टेबल जॉब नहीं थी और वो लगातार जगह बदल रही थी। लेकिन उसके दोस्तों के हिसाब से वो फ्यूचर को लेकर काफ़ी होपफुल थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसका नाम इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। 9 जनवरी 1947 ये वो आखिरी दिन था जब एलिजाबेथ को आखिरी बार देखा गया। वो अपने दोस्त रॉबर्ट रेड मैनली के साथ ट्रैवल कर रही थी। मैनली एक मैरिड सेल्समैन था। इन्वेस्टिगेशन के शुरू में पुलिस ने उस पर भी शक किया। पूछताछ और एविडेंस के बाद उसे क्लियर कर दिया गया, लेकिन अगर वो नहीं था तो असली कातिल कौन था? इसके बाद एलिजाबेथ की मूवमेंट्स धुंधली हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे अलग अलग जगहों पर देखा था, पर कोई भी विटनेस उसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन एस्टैब्लिश नहीं कर सका। और फिर सिर्फ 6 दिनों बाद लॉस एंजलिस की वो सुबह आई जो हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गई। 15 जनवरी 1947 सुबह करीब 10 बजे बेटी बरसिंगर अपनी छोटी बेटी के साथ वॉक कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक वेकेंट लॉट पर पड़ी। दूर से देखकर उसे लगा किसी ने वहाँ टूटी हुई मैनिकिन फेंक दी है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुँची उसकी सांसें रुक सी गई। वो कोई मैनिकिन नहीं थी, बल्कि किसी लड़की की बॉडी थी। पुलिस जब सीन पर पहुंची उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि बॉडी के पास खून के निशान नहीं है। इसका मतलब मर्डर यहाँ नहीं हुआ था। कातिल बॉडी को किसी और जगह से यहाँ लाया था और उसने बॉडी को केयरफुली पोजीशन किया था, जैसे चाहता हो कि जो भी इस सीन को देखे वो कभी इसे भूल ना सके। सबसे शॉकिंग चीज़, एलिजाबेथ की बॉडी को उसके कमर से इतनी प्रिसाइज और सर्जिकल तरीके से काटा गया था कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि कातिल को मेडिकल नॉलेज होगी, लेकिन ये कभी पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाया और बस यहीं से अंदाजों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर ये मर्डर सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड रहता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन 1947 का लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर वॉर्स का बैटलफील्ड था। हर न्यूज़पेपर सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी चाहता था,
रिपोर्टर्स पुलिस से पहले विटनेसेस तक पहुंच रहे थे। कुछ केसेस में एविडेंस की डिटेल्स न्यूज़पेपर में आ जाती थी, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स अभी उन्हें एनालाइज ही कर रहे होते थे। और फिर एक दिन एक न्यूज़पेपर ऑफिस में एक पैकेज पहुंचा। अंदर थे एलिजाबेथ शॉर्ट के पर्सनल बिलोंगिंग्स, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड्स, फोटोग्राफ्स और एक लेटर जिस पर लिखा था हियर इज डालियाज बिलोंगिंग्स। पुलिस को यकीन हो गया कि या तो किलर खुद या कोई ऐसा इंसान जो उसके बहुत करीब था मीडिया के थ्रू इन्वेस्टिगेशन के साथ खेल रहा है। हर नई हेडलाइन नए सस्पेक्ट्स लाती, हर नई अफवाह इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती और धीरे धीरे सच और स्पेकुलेशन का फर्क ही धुंधला पड़ने लगा। ये तो बस मीडिया सर्कस की शुरुआत थी, क्योंकि अब पुलिस के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कन्फेशंस, और वो भी इतने सारे कि इन्वेस्टिगेटर्स खुद ही कंफ्यूज हो गए। जैसे जैसे केस हेडलाइंस में छाने लगा, पुलिस स्टेशंस में लोग आने लगे और सब यही कहते मैंने एलिजाबेथ शॉर्ट को मारा है। पहले इन्वेस्टिगेटर्स को लगा शायद इनमें से कोई सच बोल रहा हो, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ज्यादातर कन्फेशंस झूठे थे। एक आदमी ने कन्फेस किया, बाद में पता चला वो उस दिन जेल में था। कुछ लोग पब्लिसिटी चाहते थे, कुछ मेंटली अनस्टेबल थे और कुछ सिर्फ इस फेमस मर्डर का हिस्सा बनना चाहते थे। पुलिस को हर कन्फेशन वेरीफाई करना पड़ता था, हर नए नाम के साथ। इन्वेस्टिगेशन और स्लो होती गई। जितना वक्त फॉल्स लीड पर बर्बाद हो रहा था, उतना ही असली कातिल पुलिस की पहुंच से दूर होता जा रहा था। साल बीत गए, डिटेक्टिव्स बदलते रहे, लेकिन एक सवाल वही रहा, एलिजाबेथ शॉर्ट को किसने मारा? पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, कई सस्पेक्ट्स सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो कोर्ट में मर्डर प्रूव कर सके। सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला नाम था डॉक्टर जॉर्ज हॉर्डल। वो लॉस एंजलिस के एक वेल नोन फिजिशियन थे। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स को उनके मेडिकल बैकग्राउंड और पर्सनल लाइफ की कुछ डिटेल्स केस से मैच करती हुई लगी। सालों बाद उनके अपने बेटे स्टीव हॉर्डल, जो खुद एक रिटायर्ड लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव थे, उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने क्लेम किया कि उनके फादर ही ब्लैक डालिया के किलर थे। उन्होंने पुराने फोटोज, ओल्ड पुलिस फाइल्स और फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर अपनी थ्योरी दी, लेकिन ये बस एक थ्योरी है और आज तक जॉर्ज हॉर्डल को इस मर्डर के लिए कभी लीगली चार्ज या कन्विक्ट नहीं किया गया। इसलिए ब्लैक डालिया केस आज तक ऑफिशियली अनसॉल्व्ड माना जाता है। अक्सर जब किसी पुराने मर्डर केस की बात होती है, लोग सिर्फ कातिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन ब्लैक डालिया केस हमें कुछ और भी दिखाता है। एक जवान लड़की जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती थी, उसकी पहचान उसके सपनों से ज्यादा उसकी खौफनाक मौत बन गई। न्यूज़पेपर्स ने उसे एक निकनेम दे दिया और धीरे धीरे एलिजाबेथ शॉर्ट सिर्फ ब्लैक डालिया बनकर रह गई। आज लगभग 80 सालों बाद फॉरेंसिक साइंस पहले से ज़्यादा एडवांस है, लेकिन जब एविडेंस इतने पुराने हों और विटनेसेस कब किए जा चुके हो, तो सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद कातिल का नाम किसी पुरानी फाइल में छुपा हो, शायद किसी भूले हुए लेटर में, या फिर ये राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए।